वेलकम बैक। तो नेक्स्ट जोन है हम लोग का क्या, प्रोग्रेसिव जोन। तो प्रोग्रेसिव जोन में जो आपका डाइजेशन होता है इसमें इन्वॉल्व होता है फर्स्ट आपका कंडक्शन ऑफ फूड और दूसरा अर्ली डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का अर्ली डाइजेशन और कंडक्शन ऑफ फूड दो चीज होंगे, जिसमें इंक्लूड्स में भाग लेंगे इसमें ऑर्गन्स कौन कौन, एक तो फेरिंग्स, दूसरा ओइसोफेगस और तीसरा स्टोमक। ये तीन जगह हम लोग डाइजेशन देखेंगे कि किस तरह से होता है। और इसमें जो आपका फर्स्ट जो प्रक्रिया हम लोग चेक करेंगे वो देखेंगे सैलोइंग। ठीक है, क्या सैलोइंग, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डीग्लूटिशन। और सेकंड जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं डाइजेशन इन स्टोमक, स्टोमक में डाइजेशन। तो ये दो चीज हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, डीग्लूटिशन, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्वैलोइंग, यानी फेजिंग पुशिंग ऑफ फूड बोलस। फूड बोलस हमारा प्रीवियस क्लास में बना था, देखे थे कि कैसे बनता है माउथ में बकल कैविटी में, है ना, फ्रॉम बकल कैविटी, बकल कैविटी से इनटू ओइसोफेगस। अभी क्या होगा, जो फूड बोलस हमारा बैकल कैविटी में बना है वह पुश होगा ओइसोफेगस में। ठीक है, ओइसोफेगस ये नली, ये यहाँ पर नली है ओइसोफेगस, और यहाँ स्टोमक है, उस स्टोमक में जाएगा वाया फेरिंग्स, फेरिंग्स के रास्ते से, है ना, वाया फेरिंग्स, फेरिंग्स के रास्ते से। और इसमें तीन फेज होंगे, ठीक है ना, तीन फेज होंगे, हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर। तीन फेज में ये काम होगा। सबसे पहला फर्स्ट फेज देखते हैं, सबसे पहला है हमारा फर्स्ट फेज। इसमें क्या होगा, फूड बोलस जो बना है बकल कैविटी में वह हमारा पुश्ड होगा बैकवर्ड इनटू फेरिंग्स, वह पुश हो जाएगा हमारे को फेरिंग्स में। उसके बाद हमारे को चलाता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होगा, द फूड बोलस पासेज थ्रू द फेरिंग्स, फेरिंग्स के द्वारा आगे अब पास करेगा, फेरिंग्स से आगे जाएगा। और इसमें क्या होगा, बहुत सारी प्रक्रिया होगी, है ना, ओइसोफेगस में, अब फेरिंग्स से चला जाएगा ओइसोफेगस में, और ओइसोफेगस में बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। इन दिस अ नंबर ऑफ इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, कैसा एक्शन, वॉल्यूंटरी नहीं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। इस प्रक्रिया में बहुत सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होंगे, जैसे कि उवला एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है ना, आर राइज टू क्लोज द इंटरनल नेयर्स टू चिक द इंटरनल एंट्री ऑफ फूड इनटू नेसल चैम्बर्स। वो ऑटोमेटिक उवला सॉफ्ट पैलेट आपको नेसल चैम्बर्स को क्लोज कर देंगे और फूड को आगे की तरफ ओइसोफेगस में पास कर देंगे, ठीक है ना। यानी टेम्पोररी रूप से थोड़े से क्षण के लिए आपका श्वसन की क्रिया बंद होगी और नेसल चैम्बर्स में आपका भोजन जो है, फूड बोलस जो है वो नहीं जाएगा। क्लियर है। और इस काम को करता है कौन है, उवला एंड सॉफ्ट पैलेट। ये कैसा एक्शन है, इनवॉल्यूंटरी, इसके लिए आपको नहीं सोचना है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। और ग्लोटिस इज क्लोज्ड बाय एपिग्लोटिस, और ग्लोटिस को क्लोज कर देगा कौन, एपिग्लोटिस, ठीक है। सो ड्यूरिंग स्वैलिंग, तो स्वैलिंग के दौरान भोजन अंदर जा रहा है, स्वैलिंग हो रहा है। एक्सपायरेशन एंड इनस्पायरेशन, जो हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आर सस्पेंडेड टेम्पोरली, थोड़े से क्षण के लिए सस्पेंड होता है। अब फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया, थर्ड फेज, स्वैलिंग का थर्ड फेज देते हैं। स्वैलिंग का दूसरा नाम क्या है, डीग्लूटिशन, ठीक है। अब थर्ड पेज में क्या होगा, पुश द फूड बोलस इनटू ओइसोफेगस। अब फूड बोलस को ओइसोफेगस में फाइनली रूप से फेंक दिया गया है, और यहां पर ओइसोफेगस जो है, फूड इज मिक्स्ड विथ म्यूकस, और ये पूरा जो ओइसोफेगस है यहाँ पर उसमें म्यूकस रहते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। यानी दोनों तरफ से पानी का फवारा मिल रहा है, गाढ़ा चिपचिपा के, एकदम पूरा एकदम चप 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 करके आसानी से चल जाओ। एंड पास्ड ऑन इनटू स्टोमक, और वहां से वो स्टोमक में पास कर देता है। यानी तीसरा फेज में क्या होता है कि फूड जो है ओइसोफेगस से स्टोमक में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। और एक प्रोसेस होता है पेरिस्टाल्सिस, यानी कि पाइप है, यहाँ पर दबाएं नीचे फूल गया, फिर दबाएं फिर फूल गया, फिर दबाएं फिर फूल गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। ये ओइसोफेगस में होता है, और वह फूड बोलस धीरे 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 हमारे स्टोमक में चला आता है। तो ये प्रोसेस है हमारे को स्वैलिंग का। अब फूड हमारे को कहाँ आ गया है, स्टोमक में, ठीक है। अब स्टोमक में जब फूड आएगा तो यहां पर दो प्रकार के एक्शन होंगे।
हमारे को स्टोमक में दो तरह के एक्शन होते हैं, एक होता है हमारे को मैकेनिकल एक्शन और दूसरा होता है केमिकल एक्शंस। इन स्टोमक टू टाइप्स ऑफ एक्शंस, दो तरह के एक्शन करते हैं। मुंह में तो हमारा बकल कैविटी में तो मैकेनिकल होता ही है, केमिकल भी होता है, सैलिवा सेक्रेट हुआ, ठीक है ना। लेकिन हमारा स्टोमक भी मैकेनिकल एक्शन करता है, बिना दांत का चबाता है, बिना दांत का फूड को चबाता है, पुचक पुचक फुल करके, ठीक है, मैकेनिकल एक्शन। द स्टोमक अंडरगोज अल्टरनेट फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। स्टोमक में क्या होता है, फोर्सफुल, ठीक है ना, यानी मजबूती के साथ, बॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, इस तरह से वो कंटिन्यू स्टोमक होते रहता है, विच हेल्प्स इन बोथ मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूसेज, जिसकी मदद से क्या होता है कि आसानी से वह फूड और क्या होता है, पिसाता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस जो फूड आपका स्टोमक सेक्रेट कर रहा है, ठीक है, स्टोमक जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट कर रहा है उसमें वो आसानी से मिलते भी जा रहा है, ठीक है, और मिल करके आटा की तरह लुगदीदम तैयार हो रहा है, सेवई बन रहा है, सेवई बन रहा है ना, वो मैकेनिकल एक्शन हो रहा है। और सेकंड केमिकल एक्शन, अब यहाँ गैस्ट्रिक जूस भी सेक्रेट हो रहा है, मैकेनिकल एक्शन तो हो ही रहा है, तो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट हो रहा है, तो डाइजेशन ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का यहाँ डाइजेशन होता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स और फैट्स का स्टोमक में डाइजेशन होता है, स्टार्टेड इन स्टोमक विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स। जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस जो सेक्रेट हुआ उसमें गैस्ट्रिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और उस गैस्ट्रिक एंजाइम्स की मदद से यहाँ प्रोटीन्स और फैट्स, ये दो चीज का डाइजेशन शुरू हो जाता है स्टोमक में, ठीक है। स्टार्च का नहीं हम कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का नहीं कह रहे हैं, किसका किसका कह रहे हैं, प्रोटीन्स और फैट्स का। अब गैस्ट्रिक फेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, अब हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक फेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। अब प्रोटीन का डाइजेशन हुआ गैस्ट्रिक फेज यानी स्टोमक में, तो इन स्टोमक में फूड जो होता है 4 से 5 घंटा रहता है कम से कम। आप जो खाना खाएं तो 4 से 5 घंटा फूड आपका पेट में रहता है, इसीलिए 4-5 घंटा तक आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक बार जब आप खा लेते हैं तो। और वहाँ क्या होता है, उसको दाब रहे हैं, पुचका रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस मिला रहे हैं, उसमें छिड़क रहे हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम जा रहा है, प्रोटीन्स फैट्स का पाचन चालू है, यानी काम ये 4-5 घंटा चलता है, ठीक है। इट इज मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूसेज विच कंटेन, और यहाँ गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड क्या होता है, मिक्स करता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है, फर्स्ट रहता है म्यूकस, है ना, जो कि गॉबलेट सेल्स के द्वारा सेक्रेट होता है। म्यूकस जो है गॉबलेट सेल्स के द्वारा सेक्रेट होता है, वो रहता है इस स्टोमक में, उस गैस्ट्रिक जूस में, जो गैस्ट्रिक जूस स्टोमक सेक्रेट कर रहा है। HCl पाया जाता है, ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा सेक्रेटेड HCl रहेगा गैस्ट्रिक जूस में, और 2 प्रो एंजाइम्स भी रहेंगे, प्रो एंजाइम्स रहते हैं, एक है प्रोरेनिन, ठीक है, और दूसरा है पेप्साइनोजेन, जिसको पेप्टिक सेल्स सेक्रेट करते हैं, क्लियर। 2 तरह के प्रो एंजाइम्स, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन, इन दोनों को सेक्रेट कौन करता है, पेप्टिक सेल्स, ये भी पाए जाते हैं। और एक वीक गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है पेप्टिक सेल्स के द्वारा सेक्रेट, और पेप्टिक सेल्स सेक्रेट करता है कैसा, एक वीक गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, वो भी यहां पर पाए जाते हैं। अब ये जो HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, जिसको कि ऑक्जेंटिक सेल सेक्रेट करता है, यह HCl जो है बहुत काम करता है। आप कहीं डाल दो HCl, चमड़े पर डाल दो, जल जाएगा, है ना। तो वो HCl हमारे बॉडी में भी होता है, उतना तगड़ा तो नहीं होता है लेकिन रहता है, जो कि फूड को एकदम जलाने का काम करता है, बिना माचिस के आग लगा देता है पेट में। यानी HCl जो है करीब 0.05 से 0.3% ऑफ गैस्ट्रिक जूस होता है, बहुत कम मात्रा में है, सोच लो, 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है, मैक्सिमम 0.3% तक जाता है। कहां से, 0.05 टू 0.3% यह होता है गैस्ट्रिक जूस का, क्लियर है। तो बहुत कम है, यानी 1 गिलास पानी ले लो तो इसमें थोड़ा सा गैस्ट्रिक जूस है,
बहुत कम है। 100 ml में आपको 1 ml भी नहीं रहता है HCl, और यह HCl का काम बहुत है। सबसे पहला तो आप जो खाना खा रहे हैं अगर उसमें बैक्टीरिया है, जैसे कि आप फल खाते हैं, फ्रूट्स कच्चे खा लेते हैं, गाजर कच्चे खा लिए, तो उसमें यदि बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को किल करने का काम हमारा HCl करता है। दूसरा, सैलीवा मुंह में जब खाना जाता है, ठीक है ना, बक्कल कैविटी में जब भोजन रहता है तो उसमें सैलीवा मिल जाता है, ठीक है, तो वो सैलीवा जो है जो अपना काम कर रहा है उसको 10 से 20 मिनट लगता है, उसका काम करने का जो गति होता है स्टोमक में उसको बंद कर देता है, स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ सैलीवा। ये सैलीवा का एक्शन खत्म। 10 से 20 मिनट के बाद सैलीवा जो है, जो जितना काम करना था मुंह में ही स्टार्च को डाइजेशन कर लिया, स्टोमक में ज्यादा काय नहीं करो, तुमको हम पस्त कर देंगे, HCl पस्त कर देता है। अब तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं, एक्टिवेटिंग द पेप्साइनोजेन। पेप्साइनोजेन जो एंजाइम है, ठीक है ना, उसको एक्टिवेट कर देता है टू पेप्सिन एंड प्रोरेनिन, पेप्सिन और प्रोरेनिन में टू रेनिन। ओके, तीसरा तो ये काम करेगा। चौथा, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम pH 1.2 टू 1.8 pH, और यह एक ऑप्टिमम pH प्रोवाइड करता है HCl स्टोमक में, कितना, 1.2 से 1.8 pH ये प्रोवाइड करता है। यानी स्टोमक का pH जो है लेवल 1.2 टू 1.8 होता है ड्यू टू HCl, ठीक है ना, फॉर पेप्सिन, पेप्सिन के लिए, और सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, और फूड को गला करके यह सॉफ्ट कर देता है। ये सब काम HCl करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेप्साइनोजेन का रोल। जो पेप्साइनोजेन एंजाइम्स, पेप्साइनोजेन मैंने बताया था पहले, यहां पर देखिए 2 प्रो एंजाइम्स, प्रोरेनिन और पेप्साइनोजेन। तो पेप्साइनोजेन एंजाइम नहीं है, प्रो एंजाइम्स है। प्रोरेनिन एंजाइम नहीं है, क्या है, प्रो एंजाइम्स है। तो ये जो दो आपके प्रो एंजाइम्स हैं, तो उसमें पहला हम लोग देखते हैं पेप्साइनोजेन का रोल स्टोमक में क्या होता है। तो इट इज प्रो एंजाइम, यह क्या है, एक प्रो एंजाइम है। ओके, सेक्रेटेड बाय पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स के द्वारा सेक्रेट होता है। किसके द्वारा, पेप्टिक सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। ये याद रखना है, एकदम एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा कि पेप्टिक सेल्स के द्वारा सेक्रेटेड एंजाइम, तो आप बताएंगे पेप्साइनोजेन। पेप्साइनोजेन क्या है, तो प्रो एंजाइम है। और मोस्ट एक्टिव यह कब होता है, जब मीडियम एसिडिक हो। मीडियम क्या होना चाहिए, एसिडिक, और एसिडिक मीडियम कौन कराता है, HCl। HCl के चलते कितना एसिडिक हो जाता है, pH 1.2 टू 1.8 आ जाता है, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और यह एसिडिक जब रहता है तब जाकर के यह प्रो एंजाइम जो है वह एक्टिव होता है, क्लियर, और काम करना शुरू करता है। एंड इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल द डाइटरी प्रोटीन्स, और जितने भी तरह के आपके प्रोटीन्स जो डाइटरी है, जो आपने डाइट में लिया, उस पर यह काम करना शुरू कर देता है, इंक्लूडिंग कोलेगन, यहां तक कि कोलेगन को भी यह डाइजेस्ट करना शुरू करता है। लेकिन यह केराटिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, बट इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट केराटिन। यह ध्यान देने का चीज है कि कोलेगन को तो डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन केराटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि पेप्साइनोजेन एंजाइम है वो एक्टिव कब होगा, जब HCl रहेगा, मीडियम एसिडिक रहेगा, 1.2 टू 1.8 रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो नहीं काम करेगा। यह पेप्साइनोजेन जो एंजाइम है प्रो एंजाइम्स है, यानी ऐसा चीज है कि अभी यह काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें काम करने की क्षमता बहुत है। तो इस पेप्साइनोजेन पर, ठीक है, HCl 1.2 और 1.8 pH जब हो जाता है, 1.2 से 1.8 pH, तो HCl यह काम करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में यह पेप्साइनोजेन टूट जाता है, किसमें, पेप्सिन और इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में। दो भाग में यह टूट जाता है, एक हो जाता है पेप्सिन और दूसरा हो जाता है इनएक्टिव डाइपेप्टाइड। और ये जो पेप्सिन है यह आपका इंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, इंडोपेप्टाइडेज एंजाइम, जो क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेज। यह प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज कर देगा, उसको तोड़ देगा, किसमें किसमें, पेप्टोन्स और
प्रोटियोजेज में। कौन तोड़ता है? प्रोटीन्स को तोड़ने वाला है कौन? पेप्सिन 1.2 से 1.8 pH। लेकिन कैसे पेप्सिन बनता है ये आपको समझ में आ गया कि पेप्सिन कैसे बना? एक बार फिर से मैं आप लोग को चाटता हूं। स्टोमक में एंजाइम सेक्रेट है? नहीं, प्रो एंजाइम सेक्रेट है। कौन? पेप्साइनोजेन। HCl छीटा जा रहा है, मीडियम एसिडिक हो रहा है, मीडियम हो गया 1.2 से 1.8 pH। तो जो ये एंजाइम, प्रो एंजाइम जो बैठा हुआ था चुपके काम नहीं कर रहा था, जैसी एसिडिक मीडियम हुआ का देह जलने लगा, पाक से ये टूट जाता है पेप्सिन में और इनएक्टिव डाइपेप्टाइड में। और ये जो पेप्सिन है प्रोटीन को पचाता है, ठीक है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब जितना भी प्रोटीन्स जो फूड में है, डाइटरी आपका आइटम्स है जो फूड में है आपके स्टोमक में, उस प्रोटीन्स पर यह पेप्सिन पटापट बम्बार्डिंग करने लगा, ठीक है ना, और उसको तोड़ना शुरू किया और उसको तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ दिया क्या चीज में? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में। क्लियर? किस तरह से डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन्स का स्टोमक में, ये चीज क्लियर हो गया। तो यहां आपने पेप्साइनोजेन जो प्रो एंजाइम है इसका रोल देखा स्टोमक में। अब जो दूसरा जो है आपका प्रोरेनिन, तो ये इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो रोल ऑफ प्रोरेनिन जो होता है मोस्टली जो प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स यानी जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें भगवान ने एक गजब का उसमें एंजाइम दिया है जो है तो प्रो एंजाइम काम करेगा, ठीक है ना। किस चीज में? दूध को पचाने में, मिल्क को पचाने के लिए ये प्रोरेनिन जो काम करता है वह इन्फेंट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद रहता है और इज फर्स्ट एक्टिवेटेड बाय HCl। और इसको भी एक्टिवेट कौन करता है? HCl। और उसको कन्वर्ट कर देता है रेनिन में, ऑल्सो कॉल्ड काइमोसिन। इस रेनिन का नाम, दूसरा नाम है काइमोसिन। जैसे कि हमारे बॉडी में प्रोरेनिन, ठीक है, प्रोरेनिन आपको प्रो एंजाइम है, ठीक है ना। किस में रहता है? इन्फेंट्स में रहता है, बच्चे सब में पाए जाते हैं। जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है ना वैसे वैसे ये कम होता है, इसीलिए बुजुर्ग आदमी को दूध पचाना मुश्किल रहता है। तो ये प्रोरेनिन पर क्या होता है, आपको HCl मीडियम कर देगा 1.2 से 1.8 और एसिडिक मीडियम रहेगा। इस प्रोरेनिन को ये कन्वर्ट कर देता है रेनिन में और यह रेनिन जो है दूध पचाने का काम करता है। अब क्या है, रेनिन का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से कहेंगे चमेली नहीं है, काइमोसिन है। क्या है दूसरा नाम? काइमोसिन। रेनिन का दूसरा नाम काइमोसिन। यह मिल्क को हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है ना, और सॉल्युबल प्रोटीन इट हाइड्रोलाइजेज मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन केसिन टू पाराकेसिन। मिल्क में प्रोटीन पाए जाते हैं और उस प्रोटीन को कहते हैं कौन सा? क्या कहते हैं? केसिन। केस नहीं, ये केस नहीं, केस में IN जोड़ दीजिए, CASE केस। वो हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज में? इंग्लिश ग्रामर में। अब उस केस में IN जोड़ दीजिए, वह हो गया केसिन। यह केसिन जो है सॉल्युबल प्रोटीन है, पाया कहाँ जाता है? मिल्क में। अब उसको कौन किस में तोड़ देता है? पाराकेसिन में। कौन तोड़ देता है? तो रेनिन तोड़ देता है। क्लियर? अब पाराकेसिन इज प्रेसिपिटेटेड स्पॉन्टेनियसली एज कैल्शियम पाराकेसिनेट इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। अब यह जो पाराकेसिन जो है वह आपको फिर क्या कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम पाराकेसिनेट में, ठीक है, कर्ड की तरह, दही की तरह यह हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कर्डिंग ऑफ मिल्क, जिसको कि हम लोग कहते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है? दूध में प्रोटीन पाया जाता है केसिन, ठीक है, उसको प्रोरेनिन जो था वह HCl की उपस्थिति में रेनिन हो गया और उस पर जाकर अटैक किया। कौन? रेनिन, ठीक है ना। प्रोरेनिन आपका चुपचाप था जो कि रेनिन बन गया और उस पर जाकर अटैक किया और केसिन को बना दिया पाराकेसिन। अब फिर ही पाराकेसिन क्या हो गया? वो स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे,
ठीक है ना, आपको कैल्शियम पाराकेसिनेट हो जाते हैं, जिसको कि कहते हैं कि कर्ड की तरह होता है, जिसको कि कहते हैं हम लोग क्या, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। द फूड इन स्टोमक इज थिक, एसिडिक एंड सेमी डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड काइम। और फूड जो हमारे को स्टोमक में होता है वो कैसा होता है, थिक, गाढ़ा हो जाता है, एसिडिक रहता है। क्यों? क्योंकि HCl वहां पर मीडियम किए हुए 1.2 to 1.8, तो स्टोमक में फूड जब भी रहेगा तो एसिडिक रहेगा। सेमी डाइजेस्टेड, आधा पक गया है, पूरा नहीं पका, अभी चावल पूरा नहीं पका लेकिन आधा पक गया है, ठीक है, सेमी डाइजेस्ट हो गया, आधा पच गया है। एंड इज कॉल्ड काइम, और ऐसे फूड को हम लोग क्या कहते हैं, काइम। तो काइम कहां पाया जाता है, स्टोमक में, CHYME, ये आपको नोट रखना है। तो प्रोरेनिन का जो रोल है ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रोरेनिन जो होता है इस पर HCl जो है अटैक किया और ये एक्टिव हो गया। जैसे HCl मारेगा ना बम, एक्टिव काम करना शुरू कर दिया, अब बन गया क्या, रेनिन बन गया। प्रोरेनिन से क्या बन गया, अब रेनिन हो गया और इनएक्टिव डाइपेप्टाइड देता है। क्लियर? अब ये जो रेनिन जो है, ठीक है ना, को हम लोग अब क्या है, केसिन जो है, रेनिन, केसिन पर रेनिन काम करता है और ये इसे कन्वर्ट करता है पाराकेसिन में, ठीक है। और फिर यह पाराकेसिन जो है आपको चला जाता है कैल्शियम पाराकिसिनेट हो जाता है, कैल्शियम सॉल्ट्स की उपस्थिति में, ये सारा चीज देख लिए। और इसी कैल्शियम पाराकिसिनेट को हम लोग कहते हैं सॉलिड कर्ड, ठीक है। और फिर इस पर पेप्सिन अटैक करता है, इस सॉलिड कर्ड पर, ये जो कैल्शियम पाराकेसिनेट जो बन गया, सॉलिड कर्ड जो हो गया, इस पर अब पेप्सिन जाएगा। अब पेप्सिन अटैक करके इसको पेप्टोन और प्रोटीओजेज में तोड़ देगा। यानी प्रोटीन्स जो है वो फाइनली डाइजेस्ट होकर के टूटते हैं किसमें, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? हमने ये देखा आपको प्रोरेनिन का, और इसके पहले भी जो हमने देखा था पेप्साइनोजेन। पेप्साइनोजेन भी जब प्रोटीन पर काम करता है तो प्रोटीन्स को किसमें तोड़ता है, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में, ठीक है, जो कि हम लोग के पेट में जितना भी प्रोटीन रहा उसको डाइजेस्ट करता है। और बच्चों का जो दूध रहता है, दूध में जो प्रोटीन रहता है केसिन, क्लियर, दूध में जो प्रोटीन रहता है केसिन, इस केसिन नामक प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, रेनिन। और ये रेनिन उसको तोड़ देता है पाराकेसिन में। पाराकेसिन पर क्या होता है कि कैल्शियम साल्ट्स मौजूद रहते हैं वहां पर, वो कैल्शियम साल्ट्स के साथ मिलता है और बना देता है कैल्शियम पाराकाइसिनेट। ये गाढ़ा दही की तरह हो जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सॉलिड कर्ड। अब इस सॉलिड कर्ड पर फिर पेप्सिन अटैक करना शुरू करेगा। रेनिन का काम यहां तक खत्म, रेनिन का काम यहां तक में खत्म हो गया। अब इस कैल्शियम पाराकेसिनेट पर पेप्सिन अटैक करेगा और पेप्सिन अटैक करके इसे पेप्टोन और प्रोटीओजेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन चाहिए ही चाहिए। मिल्क में यदि प्रोटीन है, ठीक है, तो वो रहता है केसिन के फॉर्म में, दम याद रखेगा। और उस मिल्क के केसिन प्रोटीन को आपको कन्वर्ट करता है पाराकेसिन में, उसके लिए एक एंजाइम चाहिए रेनिन। क्लियर? और वो रेनिन एंजाइम जो है उसे पाराकेसिन में कन्वर्ट करता है, फिर वो कैल्शियम पाराकेसिनेट में जाता है, फिर कैल्शियम पाराकेसिनेट पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि प्रोटीन्स फाइनली जो है डाइजेस्ट होता है प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में। दैट्स ऑल। ये सबको अब याद रहेगा, कोई नहीं बुलाएगा एग्जाम में, हम जानते हैं, सबका सही बन जाएगा। तो प्रोटीन्स का गैस्ट्रिक फेज क्या है वो सबको मालूम हो गया, स्टोमक में कैसे डाइजेशन हुआ ये पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक फेज ऑफ फैट डाइजेशन। फैट का डाइजेशन हमारे को कैसे होता है स्टोमक में। तो प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम था वो सबको याद है, नहीं याद है तो वीडियो को रिमाइंड करो, आप फिर से देख लो। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा ऐसा एंजाइम रहता है जो कि फैट को पचाता है। माने कि पचाने के लिए एंजाइम चाहिए ही चाहिए, बहुत कम मात्रा में रहेगा लेकिन वो पचाएगा ही, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूसेज है वीक गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। गैस्ट्रिक जूस के पास एक हल्का कमजोर, मजबूत नहीं रहता जितना मजबूत वो है प्रोटीन वाला, लाइपेज एंजाइम होता है। और यह लाइपेज एंजाइम, ठीक है ना, फैट को डाइजेस्ट करता है, विच हाइड्रोलाइजेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स।
फैट्स को पूर्ण रूप से ये डाइजेस्ट नहीं करता है, स्मॉल अमाउंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ मीडियम जो है पूरी तरह से एसिडिक होता है 1.2 से 1.8। जब यह मीडियम आपको 4.0 से 5.0 पहुंचता है तब जाकर के ये काम करना शुरू करता है, यानी HCl की मात्रा घटी और 4.0 से 5.0 हुआ तब जाकर के ये लाइपेज काम करता है। इट इज सो दैट गैस्ट्रिक लाइपेज हैज एन ऑप्टिमम pH 4.0 to 5.0। इस लाइपेज को काम करने के लिए pH वैल्यू चाहिए 4.0 to 5.0, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं चाहिए। एंड इज इनएक्टिवेटेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस। और जैसे ही ये कंडीशन 1.2 से 1.8 होता है तो ये लाइपेज इनएक्टिव हो जाता है और आपका एक्टिवेट कौन हो जाता है? पेप्सिन हो जाता है, रेनिन हो जाता है, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसकी pH यदि घट करके 4.0 से 5.0 होता है तो क्या होता है? रेनिन और पेप्सिन इनएक्टिव हो जाते हैं और ये लाइपेज एक्टिव हो जाता है और ये फैट को पचाने का काम शुरू कर देता है। यानी इस तरह से पाचन होता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट का डाइजेशन यहाँ नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट का तो यहाँ डाइजेशन होता ही नहीं है। नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं होता है इन द स्टोमच, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्बोहाइड्रोलेज यानी कि एंजाइम नहीं होता है, वो एंजाइम नहीं होता है जिससे कि कार्बोहाइड्रेट को पचाया जाए। माने जैसा गाड़ी है उसको चलाने के लिए वैसा ड्राइवर भी चाहिए, वो ड्राइवर ही आपका एंजाइम है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोग्रेसिव जोन। अब इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट जोन जो है वो है आपका डिग्रेसिव जोन, ठीक है। 4 जोन में हम लोग डिवाइड किए हैं एलिमेंट्री कैनाल को। अब उसमें देख रहे हैं हम लोग डिग्रेसिव जोन। इसमें क्या होगा? कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहां डाइजेशन पूरी रूप से होगा किसमें? डिग्रेसिव जोन में, यानी पूरी तरह से तोड़ फोड़ होगा, पूरा तरह से उसको पचा देंगे, आप पचा करके उसको पचा लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी के रूप में। यानी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड जो है कंप्लीटली रूप से डाइजेस्ट होते हैं। और इंटेस्टाइन में जो फूड रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काइम, CHYME, काइम। इंटेस्टाइन में फूड को हम लोग काइम कहते हैं और वो मिक्स्ड होता है 3 तरह के अल्कलाइन जूस से, ठीक है। 3 तरह के अल्कलाइन जूस से वो मिक्स होते हैं। पहला बाइल, ठीक है ना, रास्ते में बहुत जगह मिला है, बाइल मिला, फिर पैनक्रियाटिक जूस मिला और इंटेस्टाइनल जूस, यानी 3 तरह का जूस उसमें काइम में मिला हुआ है, ठीक है ना। बड़ा बेजोड़ चीज बन गया। बाइल जो होता है उसका pH होता है 8.0, पैनक्रियाटिक जूस का pH होता है 8.8 और इंटेस्टाइनल जूस का pH होता है 8.3। अभी तक जो हम लोग pH देखे थे ना स्टोमक में कितना कम pH पे काम हो रहा था। यहाँ पर जो pH देख रहे हैं बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, 3 तरह का जूस यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह का अल्कलाइन जूस, यानी स्टोमक से बाहर निकला, अब फूड घुट गया, स्टोमक से निकल के कहाँ घुस गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसा तो देखा अरे तरीके यहाँ तो एसिडिक दुनिया खत्म हो गया, आप तो बेसिक दुनिया में आ गए, ठीक है ना। एसिडिक खत्म, अब बेसिक दुनिया में आ गया। यहाँ pH सब का सब 8.0 से ऊपर आ रहा है। 8.0 बाइल है, पैनक्रियाटिक जूस 8.8 है, इंटेस्टाइनल जूस 8.3 है। अब बाइल को सेक्रेट हो रहा है कहाँ से? लीवर से आ रहा है। बाइल जो है लीवर से ठेला जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस ठेला जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैक्ट्री है, यहाँ बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर टपका आता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है फैक्ट्री है इंटेस्टाइनल जूस का। माने 3 गो फैक्ट्री है, लीवर फैक्ट्री है बाइल का, पैनक्रियाज फैक्ट्री है पैनक्रियाटिक जूस का और इंटेस्टाइनल ग्लैंड फैक्ट्री है इंटेस्टाइनल जूस का। अब सब का हम लोग बारी बारी बढ़िया से सबको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है डिग्रेसिव जोन, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।